हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। सभी प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों का कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज का धमाकेदार सेशन होने वाला है, बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिए। आज है हमबोल्ट को लगभग कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। उसके थोड़े बहुत है योगदान बचे हैं, हमने उनका परिचय देख लिया था। जो हमबोल्ट का परिचय देख लिया था, उनके उपकरणों के बारे में भी पढ़ा था हमने। उनके जो ग्रंथ है उनका भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। ग्रंथ के बाद में आता है यात्राएं का पॉइंट। यात्राओं में अपन ने मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका की यात्रा और साइबेरिया की यात्रा का जो है अध्ययन हमने है पिछली क्लासेज में कर लिया था। इसके बाद में है जो हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं हमबोल्ट की संकल्पनाएं, कि कौन कौन सी उनकी संकल्पनाएं थी, कौन कौन से विचारों से संबंधित जो है उनके फैक्ट्स थे, वो उनका जो आज है हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमबोल्ट की संकल्पनाओं से। तो हमबोल्ट की संकल्पनाओं में है पहली जो संकल्पना आती है एक आत्मा और एक जीवन की संकल्पना। आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से हमबोल्ट की संकल्पनाएं कौन कौन सी नहीं है। 3 सही देती है, गलत देती है, आपको है वहां पे गलत पे क्लिक करना है। तो आपको ये संकल्पना भी ध्यान में रखनी है। और इनका जो है मेन जो है लाइन है, जैसे एक आत्मा एक जीवन की संकल्पना, बस इतनी ही आपको ध्यान में रखनी है। इतनी गहराई में आपको है नहीं जाना है, क्योंकि ये सीधी संकल्पना ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। एक आत्मा एक जीवन की संकल्पना क्या है। इस संकल्पना के संदर्भ में वह कहता था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल आत्मा ही समस्त प्रकृति को जोड़े रखती है। कि एक आत्मा एक जीवन की जो संकल्पना के संदर्भ में जो हमबोल्ट कहता था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, मतलब जो संपूर्ण जो अपना विश्व है, संपूर्ण जो पृथ्वी है, उस पे क्या है कि समस्त प्रकृति को संजोए रखने का काम, समस्त जीव जंतु को संजोए रखने का काम, मतलब एकजुट करने का काम एक आत्मा करती है। कोई विशाल आत्मा है, उसके अंदर सारे समाये हुए हैं। केवल एक ही जीवन पेड़ पौधों जंतु और मनुष्य में पाया जाता है, मतलब कि एक ही सबका जीवन है जो है पेड़ पौधे जंतु और मनुष्य में पाया जाता है। मतलब संपूर्ण जो प्रकृति है उसको एक जगह केंद्रित करने का काम किसने किया है, हमबोल्ट ने किया है। और उसने इस संदर्भ में संकल्पना दी थी कि एक आत्मा एक जीवन की संकल्पना, कि एक ही आत्मा है, सबका एक ही जीवन है संपूर्ण पृथ्वी का, चाहे उसमें जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, सबका एक ही है जो जीवन है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो संकल्पना है उसके बारे में। बहुलता में एकता की संकल्पना, यह भी इससे संबंधित है कि बहुलता है, बहुलता यानी बहुत सारे जो है तथ्य है या बहुत सारे जो है, जैसे वनस्पति होगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु है, और भी जितने भी प्रकृति पर विद्यमान है उनमें एकता है, सभी एकजुट है। उससे संदर्भ में है इसने बहुलता की एकता की संकल्पना अपनी जो दी है। और ये संकल्पनाएं अपनी यात्राओं के दौरान उसने है अनुभव करके फिर है अपनी जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की है। तीसरी संकल्पना की चर्चा करते हैं पार्थिव एकता की संकल्पना। अब पार्थिव एकता की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है पार्थिव एकता की संकल्पना। हमबोल्ट ने यह संकल्पना वनस्पति विज्ञान से ली है, कि जो वनस्पति विज्ञान है उससे इस संकल्पना को ली है। इस संकल्पना का प्रतिपादक रेडजेल को माना जाता है, कि प्रतिपादक तो इसका कौन है, रेडजेल है। लेकिन मानव भूगोल के संदर्भ में संकल्पना प्रतिपादन विडाल डी ला ब्लास ने किया है, कि जो है ये संकल्पना, पहले तो पढ़ते हैं पार्थिव एकता की संकल्पना क्या है। कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, जो प्राकृतिक जो भी चीजें हैं, जो प्राकृतिक जो भी चीजें हैं, वो संपूर्ण एक दूसरे से अंतर संबंधित है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब मनुष्य तो प्रकृति पर केंद्रित है, प्रकृति मनुष्य पे केंद्रित है। इस प्रकार से इसको जो है अध्ययन है किया गया है पार्थिव एकता की संकल्पना। अब पार्थिव एकता की संकल्पना आप बोलोगे सर विडाल डी ला ब्लास में अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे है संकल्पना तो दी है पार्थिव एकता की संकल्पना हमबोल्ट ने, प्रतिपादक है रेडजेल इसका। लेकिन मानव भूगोल के संदर्भ में आपको इसका प्रतिपादक पूछे तो वो है विडाल डी ला ब्लास। उसने क्या कहा है पार्थिव एकता के बारे में, कि जो पृथ्वी है, प्रकृति है, जो मनुष्य पर केंद्रित है, मनुष्य स्वतंत्र है, वो जो चाहिए वो कर सकता है प्रकृति के साथ में, प्रकृति में बदलाव कर सकता है, सब कुछ है मनुष्य के हाथ में, ऐसा माना है इसने। तो आगे नेक्स्ट संकल्पना की चर्चा करते हैं अपन। प्रकृति में एकता की संकल्पना, मतलब सभी एक की संकल्पना है लगभग। अब ये प्रकृति में एकता की संकल्पना है, तो हमबोल्ट के अतिरिक्त इस संकल्पना प्रतिपादक कार्ल रिटर भी था, कि रिटर ने भी संकल्पना जो प्रतिपादन किया है।
दोनों ने इस संकल्पना के लिए जुशांग हैंग शब्दावली का जो है प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? जुशांग हैंग जर्मन भाषा शब्द है, उस शब्दावली का है। किसके लिए? प्रकृति एकता के लिए है, प्रयोग किया है। आकस्मिकता की संकल्पना। आकस्मिकता क्या होती है? अचानक। अचानक की संकल्पना क्या है? अध्ययन करते हैं। इस संकल्पना के संदर्भ में हम्बोल्ट कहता है कि एक बार किसी क्षेत्र का पर्यवेक्षण करने के बाद उसका कभी कभी आकस्मिक अवलोकन भी करना चाहिए। कि किसी क्षेत्र पे अपन गए थे, उसका एक बार अवलोकन कर लिया, उसके बाद में कभी अचानक है मूड बना लिया कि वहां जाना है, उसका आपको है अध्ययन करना होगा, अध्ययन करना चाहिए। आप किसी आपके पास में कोई पर्वत पठार है, उस पे गए, अध्ययन घूमने के लिए गए या यात्रा करने के लिए, या वहां पे कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए गए, फिर आपको क्या करना चाहिए कि बीच बीच में कभी आकस्मिक रूप से भी उसका भ्रमण कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि वहां पे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन चल रहे हैं। वहां पे वनस्पति में बदलाव आया है, वहां पे तापमान दाब है उसमें बदलाव आया है, ऊंचाई के साथ में है, जैसे तापमान घटता है तो दाब, वायुदाब सब कुछ प्रभावित होते हैं, हवाई कैसे चल रही है, तो सबका आपको है अवलोकन है आकस्मिक कर लेना चाहिए। समय समय पर होने वाला परिवर्तन का तभी आपको है पता चल सकेगा। फिर नेक्स्ट है सर्वव्यापी विज्ञान की संकल्पना। की संपूर्ण है विज्ञान है वैज्ञानिक तथ्य पर जो आधारित है। सर्वव्यापी विज्ञान की जो संकल्पना इसने दी है, वैज्ञानिकता पर है, इसने जोर दिया है हम्बोल्ट महोदय ने। मानव जाति की एकता की संकल्पना। कि मानव जाति है उसकी एकता है, उसकी संकल्पना भी इसने प्रस्तुत की कि संपूर्ण मानव जाति जो है एक है। क्यूबा यात्रा के दौरान है ये संकल्पना दी गई। अब चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं इसने दी मुख्य रूप से। तो पहली है एक आत्मा एक जीवन की संकल्पना। कि एक आत्मा है एक ही जीवन है, वो संकल्पना दी हम्बोल्ट ने। दूसरी है बहुलता में एकता की संकल्पना। कि बहुलता में एकता है कि संपूर्ण है अनेक अनेक जो प्रकृति पे अनेक अनेक है जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनमें संपूर्ण में एकता जो पाई जाती है। तीसरी है पार्थिव एकता की संकल्पना। जो पार्थिव एकता की संकल्पना क्या कहती है कि है संपूर्ण पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु है, वनस्पति है, उसमें के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथी संकल्पना की बात करते हैं प्रकृति में एकता की संकल्पना। की प्रकृति में है जो एकता पाई जाती है। जो पांचवी संकल्पना दी है आकस्मिकता की संकल्पना। आकस्मिकता की कभी कभी आपको अचानक जाके अवलोकन कर लेना चाहिए किसी क्षेत्र का, ये है परिवर्तन जानने के लिए उपयोगी है। फिर नेक्स्ट संकल्पना है इसकी सर्वव्यापी विज्ञान की संकल्पना। फिर नेक्स्ट है मानव जाति की एकता की संकल्पना। ये 7 संकल्पना इसने मुख्य दी है। आपको ये संकल्पनाएं किसी भी गाइड किसी बुक में नहीं देखने को मिलेगी, ये प्रत्यक्ष रूप से जो हम्बोल्ट के सोर्सेज है, रिसोर्स है, वहां से आपको है ये सीधा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसके अलावा जो आपको गाइड्स बुक्स में मिलेगी इन संकल्पनाओं अतिरिक्त जो भी है नॉर्मल संकल्पनाएं हैं वो भी है। हम्बोल्ट ने इन संकल्पनाओं के अतिरिक्त कॉस्मोस के प्रथम खंड में 7 भौगोलिक संकल्पनाएं भी दी है, जो इस प्रकार है। जो 7 भौगोलिक संकल्पनाएं कौन कौन सी है उनकी चर्चा करते हैं। पृथ्वी तल मानव निवास के रूप में नंबर 1 संकल्पना। दूसरी भूगोल क्षेत्र वितरणी विज्ञान के रूप में। तीसरी सामान्य भूगोली भौतिक भूगोल है। चौथी है भूगोल संबंधों का अध्ययन है। फिर नेक्स्ट है भूगोल विश्व की परिघटनाओं की समझ है। फिर है भूगोल परिघटनाओं की विषमता है और प्रकृति की एकता है, जो उसमें भी आ चुका था, लगभग ये है सिमिलर ये है। पृथ्वी तल है मानव निवास के रूप में पहली संकल्पना है इसकी, जो कॉस्मोस के 7 खंडों में प्रथम खंड में दी है। फिर मानव भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में है। सामान्य भूगोल भौतिक भूगोल माना है। भूगोल संबंधों का अध्ययन है कि 2 चीजों के मध्य जो संबंध है उसका जो है अध्ययन है। विश्व भूगोल विश्व की परिघटनाओं की जो है समझ है, विश्व में जितनी भी घटनाएं होती है उसकी समझ है, वो कौन है? भूगोल है। ऐसा हम्बोल्ट ने अपनी इस संकल्पना के अनुसार माना है। भूगोल परिघटनाओं की विषमता है। फिर पृथ्वी की एकता है, वह यही है। तो हमने चर्चा की भूगोल की जो संकल्पनाएं हैं उनकी। अब चर्चा करते हैं हम्बोल्ट की जो अध्ययन विधियां हैं कि कौन कौन सी अध्ययन विधियां इसने जो है अपने इसमें भौगोलिक योगदान में काम में ली है। अपनी यात्राओं के दौरान अपनी जो है कृतियों में या अन्य जो भी है इन्होंने विधियां काम में ली है, वो कौन कौन सी है? आनुभाविक विधि पहली विधि अनुभवी, अब नाम से आपको पता चल रहा है इसका कि अनुभव पे आधारित विधि। अब मैंने आपको बताया था कि हम्बोल्ट एक खोजी यात्री था, मतलब कि एक खोजी भूगोलवेता था। तो इसने क्या किया कि प्रत्यक्ष रूप से है स्थानों पे जाके है
अनुभव करके फिर अपने जो है विचार व्यक्त किए। और मैंने आपको एक कथन बताया, मुझे याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपने अध्ययन किया नहीं किया, रिवीजन किया नहीं किया, वो आप जानो। लेकिन एक कथन बताता हूं कि अब मैं यात्री जीवन से निवृत्त होना चाहता हूं। मैंने काफी सारी यात्रा की है, मैं थक चुका हूं। अब मैं एक लेखक जीवन जीना चाहता हूं कि जितने भी मैंने फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, खोजे अन्वेषण की हैं, उनको मैं अब एक है विस्तृत क्रमबद्ध रूप से है प्रस्तुत करना चाहता हूं एक लेख के माध्यम से। ऐसा हम्बोल्ट का मैंने पहले पढ़ाया था, तब आपको बताया था। तो यही बात है कि अनुभवी विधि ने क्या है, अनुभव कर करके है सीखा कि मैं उन क्षेत्रों में गया, फिर मैंने अनुभव किया। वो अनुभव करने के बाद में है मैंने वहां पे है खोजे की, फिर मैंने विश्व के सामने इसको है जो प्रस्तुत किया। हम्बोल्ट की इस विधि को सर्वाधिक महत्व देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है आपको बताता चलता हूँ। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से हम्बोल्ट की कौन सी है जो अध्ययन विधियां नहीं है। 3 दे दी, एक है नहीं दी। फिर है 4 भूगोलवेता दे देंगे, उनकी अलग अलग जो विधियां दे देंगे, और हम्बोल्ट की विधि भी उसमें रख देंगे। तो उसको मिलान करना आपको, ऐसे आपको है मिलान वाले क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन है दोनों पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, और पहले पूछे भी गई है। दूसरी है क्रमबद्ध। हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन में क्रमबद्ध विधि का जो है प्रयोग है किया। रिटर ने प्रादेशिक विधि का जो है प्रयोग किया। अब ये 2 विधियां आ गई, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। अब आपके माइंड में चर्चा चल रही है कि सर ये क्रमबद्ध और प्रादेशिक क्या है। अब संपूर्ण जैसे भारत को लेते हैं अपने, भारत की अगर मुझे क्रमबद्ध रूप से क्रमबद्ध विधि से जो है अध्ययन करना है, तो मैं क्या करूंगा, भारत के हर एक पहलू को देखूंगा। जैसे जलवायु है, तापमान है, ऊंचाई है, वनस्पति है, जीव जंतु है, मानव है, अनेक फैक्ट्स हैं। हर एंगल से उसको है पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को देखूंगा। विश्व में अगर मैं भारत का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैं भारत के हर एक तत्व को, हर एक प्रकार को देखूंगा और फिर उसका अध्ययन करूंगा। दूसरी बात, अगर मुझे भारत का अध्ययन करना है प्रादेशिक विधि से, तो मैं क्या करूंगा, भारत को है प्रदेशों में बांट लूंगा। जैसे राज्य है, राज्यों में बांट लिया, फिर उसका जो है अध्ययन करूंगा। या प्रदेशों में बांट के है उनके एक एक फैक्ट्स है उनका जो है अध्ययन करूंगा मैं। अब जैसे भारत है, भारत को मैंने प्रदेशों में बांट लिया, फिर सबका है तापमान का अध्ययन करूंगा। फिर मुझे वापिस प्रादेशिक में बांटना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करूंगा, उनके जो है ऊंचाई का अध्ययन करूंगा। वहां पे कौन सी पर्वत पठार, उनकी क्या ऊंचाई है, वायुदाब क्या है, वहां पे वनस्पति कितनी है। तो ये होती है क्रमबद्ध रूप से। क्रमबद्ध रूप से मतलब क्रम वाइज, यानी हर एक एंगल से प्रदेश को देखना, प्रदेश का अध्ययन करना किसी का, वो तो है क्रमबद्ध विधि, जिसके जनक है हम्बोल्ट। और प्रादेशिक प्रदेशों में बांट बांट के अपना अध्ययन करते हैं, वो है प्रादेशिक विधि, जिसके जनक है रिटर। तो आपको दोनों ध्यान में रखनी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और फिर भी संभावना है पूछे जाने की। तीसरी है तुलनात्मक विधि। की तुलनात्मक विधि है, ये भी उसने की है, 2 तुलना की है। मैंने बताया था ना कि लानोज घास है, जो स्टेपीज घास की तुलना उसने नहीं, एंडीज पर्वत की ज्वालामुखी की तुलना उसने साइबेरिया वाली ज्वालामुखी से कर दी थी, वो है। और मैंने तुलनात्मक है विधि से संबंधित हम्बोल्ट को बताया था, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तुलनात्मक विधि का जो प्रारंभ करता मैंने थियोफ्रास्टस को बताया था, इसे आपको याद आ रहा है तो तुलनात्मक विधि है हम्बोल्ट ने दी थी, तुलनात्मक विधि से संबंधित है। तो बस यही फर्क है कि मैंने आपकी पिक्चर पहले कर दी थी। तुलनात्मक विधि के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि तुलनात्मक विधि है वो हम्बोल्ट की है। रेखा चित्री या कार्टोग्राफी विधि, कार्टोग्राफी एक का है, कार्टोग्राफी विधि है, रेखा चित्री या कार्टोग्राफी विधि है। हम्बोल्ट ने इस विधि को सर्वप्रथम इस विधि द्वारा धरातल का पार्श्व चित्र खींचा था। जो पृथ्वी का जो है धरातल का चित्र है, वो इस विधि से, रेखा चित्र या कार्टोग्राफी विधि से खींचा था। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अपन उसमें करेंगे, जो अपना प्रैक्टिकल वाला रहेगा ना यूनिट, उसमें अपन है विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी गहराई से। लेकिन अब आपको अभी यही ध्यान में रखना, रेखा चित्र या कार्टोग्राफी विधि। सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता, सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता भी है इसकी एक विधि है। इसकी यह अध्ययन विधि रिटर से अलग थी, कि रिटर से अलग थी। अब रिटर ने संश्लेषण व विश्लेषण है में विश्वास किया। नोट आ रहा है, नोट आ रहा है मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। अब संश्लेषण और विश्लेषण क्या होता है। अब जैसे संश्लेषण है, अब संश्लेषण में क्या कर रहे हैं कि कोई है आपके पास में कोई फैक्ट है, कोई कथन है या कोई तथ्य है, कोई वस्तु है जो अनेक पार्टों में विभक्त है, तो उसको क्या करेंगे कि जोड़कर फिर उसका अध्ययन किया जाएगा। मतलब कोई तथ्य है, काफी सारे तथ्य है, उनको जोड़ देंगे एक साथ में, फिर उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे।
लेकिन विश्लेषण क्या है कि वो एक आपके पास फैक्ट्स है, उसके एक हर एक छोटू पहलू को है पार्टों में डिवाइड करके फिर उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो होगा विश्लेषण जो है विधि। अब विश्लेषण और संश्लेषण में महत्वपूर्ण कौन सी है? तो संश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक पार्टों को है एक साथ में जोड़ के फिर उसका जो अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, वही संश्लेषण विधि है। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। तो आपको कौन कौन सी मैंने बता दी इसकी अध्ययन विधियां, अनुभवी विधि बता दी, फिर क्रमबद्ध विधि बता दी, तुलनात्मक विधि बता दी, रेखा चित्रीय कार्टोग्राफी विधि बता दी, और सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता जो विधि है वो मैंने आपको बता दी। अब हम्बोल्ट के जो अन्य योगदान है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं आज ही, क्या क्या और योगदान मिलते हैं, क्योंकि मैंने संपूर्ण हम्बोल्ट आपको विस्तृत रूप से पढ़ा दिया है। मैंने हम्बोल्ट का हर एक पहलू आपको पढ़ा दिया है। हम्बोल्ट ने भूगोल में कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, मैंने आपकी पिक्चर पहले ही क्लियर कर दी थी। कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग हम्बोल्ट ने किया, जिसे दो पार्टों में डिवाइड किया, यूरेनोग्राफी, ज्योग्राफी। मैंने आपको बता दिया था कि इसके दो पार्ट कर दिए, यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी, ठीक है। फिर हम्बोल्ट ने भूगोल के लिए जर्मन भाषा का शब्द अर्धबेशरीबरंग शब्द का प्रयोग किया, कि जर्मन भाषा का शब्द भूगोल के लिए अर्धबेशरीबरंग, जबकि लैटिन भाषा का जियोग्राफिया शब्द है उसका प्रयोग हम्बोल्ट ने किया। जियोग्राफिया इसकी पुस्तक में मिलती है, मैंने आपको बताया था पहले। तो अर्धबेशरीबरंग और जियोग्राफिया दोनों का अर्थ भूगोल ही है, भूगोल का अध्ययन करना ही है। तो जर्मन भाषा शब्द तो है अर्धबेशरीबरंग और है लैटिन भाषा शब्द जियोग्राफिया। हम्बोल्ट एक नास्तिक था जबकि रिटर ईश्वर में विश्वास करता था। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया भाई, तुलना हो गई। हम्बोल्ट तो नास्तिक था, वैज्ञानिकता पे विश्वास करता था, जबकि रिटर ईश्वर में विश्वास रखता था। अब दो तरह के लोग होते हैं, नास्तिक और आस्तिक। एक तो आस्तिक तो वो होते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनमें उनकी आस्था। एक नास्तिक वो होते हैं केवल वैज्ञानिक तथ्य से, आंखें देखी वस्तुएं या वैज्ञानिकता प्रमाणिक जो तथ्य हैं उनको मानते हैं, किसी प्रकार की वो कपोल कल्पनाएं या ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आस्तिक भी सही होते हैं, नास्तिक भी सही होते हैं, वो तो अपनी अपनी आस्था की बात है। लेकिन हम्बोल्ट तो था नास्तिक, जबकि रिटर था आस्तिक, ईश्वर में विश्वास करता था। हम्बोल्ट अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति, अब मैंने अरस्तु पढ़ाया था तो ये पिक्चर आपकी क्लियर कर दी थी। आगमनात्मक पद्धति में है जो विश्वास रखता था। जब मैंने पढ़ाया था कि है प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो की है निगमनात्मक, अरस्तु की आगमनात्मक। वहां पे प्लेटो गुरु था, अरस्तु शिष्य था, मतलब प्लेटो बड़ा था, अरस्तु छोटा था। यहाँ पे हम्बोल्ट पहले आया, हम्बोल्ट बड़ा है, अरस्तु रिटर है जो छोटा है। तो वहां पे प्लेटो बड़ा है तो यहाँ पे छोटा उस बात को अपनाएगा, मतलब उसने निगमनात्मक अपनाया तो रिटर निगमनात्मक अपनाएगा। वहां पे अरस्तु छोटा था, उसने आगमनात्मक अपनाया, तो यहाँ पे जो हम्बोल्ट है ये बड़ा है तो ये आगमनात्मक अपनाएगा। आगमनात्मक क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर आना, कि विशेष तथ्यों से सामान्य तथ्यों की ओर आना, वो होता है आगमनात्मक। जबकि निगमनात्मक होता है कि सामान्य जानकारी लेते लेते विशिष्ट जानकारी की तरफ है जो जाना। जबकि रिटर निगमनात्मक पद्धति में है जो विश्वास करता था, निगमनात्मक पद्धति में विश्वास करता था। हम्बोल्ट एक निश्चयवादी विचारक था, प्रकृतिवादी था, प्रकृति को सर्वोपरि मानता था, मनुष्य को गौण मानता था। हम्बोल्ट निश्चयवादी था। हम्बोल्ट अंतिम महान चिंतक था, उसने पेरिस में ज्योग्राफी सोसाइटी 1821 में स्थापना की। ये आ सकता है, आपको ध्यान में रख लेना है कि जो है आधुनिक भूगोल का या जर्मन भूगोलवेताओं का अंतिम महान चिंतन कौन था? हम्बोल्ट था। कौन सी सोसाइटी स्थापना की, कहाँ की? पेरिस में ज्योग्राफी सोसाइटी 1821 में जो इसकी जो है इसने स्थापना की थी। हम्बोल्ट की एक जो है जन्म तारीख और मृत्यु है उसकी के बारे में बताऊंगा। हम्बोल्ट है 1700 है 69 में इसका जो जन्म हुआ था जर्मनी के बर्लिन शहर में, और 1859 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ये है विदा हो गए थे अपने भूगोल को छोड़कर, इतने सारी काफी योगदान देने को, क्योंकि अपनी लगभग 4-5 क्लासेज हम केवल हम्बोल्ट पे आधारित हो गई, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अंतिम महान चिंतक था ये, आधुनिक भूगोल का संस्थापक था, तो अमूमन है कि इसका जो योगदान भी ज्यादा होगा। और एक यात्री था, अन्वेषण किए, खोजे की है और प्रसिद्ध है जो भूगोलवेता था हम्बोल्ट। तो हमने है लास्ट क्लासेज में हमने संपूर्ण है जो है इसकी जो संपूर्ण चर्चा की हम्बोल्ट की। नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा रिटर महोदय को लेकर। रिटर के बाद में रेडजेल अध्ययन करेंगे। फिर इन तीनों के जो पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, टिप्स, प्रक्रिया, 1 into 4 फॉर्मूला आपको जो यहाँ पे करवाया जाएगा।
तो जो हम्बोल्ट है उसका जो संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। तो साथियों विदा लेते हैं आज के इस सेशन में। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। इस सेशन की कड़ी को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे है रिटर की। धन्यवाद, बाय।